जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में। इस रिपोर्ट की मुख्य बात ये थी दोस्तों कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 भाग तक पहुंचने में अभी 75 वर्ष और लगेंगे। साथ ही विश्व बैंक के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। इसकी चाहे संरचना हो, कार्यप्रणाली हो या गवर्निंग बॉडी, उन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। साथ ही विश्व बैंक द्वारा और कौन अन्य रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड कुछ वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है। वहां पर हेडिंग के अंदर लिखा है कि भारत को पहुंचने में लगेंगे 75 साल। तो विश्व बैंक द्वारा जारी की गई विश्व विकास रिपोर्ट 2024 मध्यम आय जाल यानी कि मिडिल इनकम ट्रैप, ये पूरा रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के 1/4 भाग के तक पहुंचने में 10 साल लगेंगे। इंडोनेशिया को लगेंगे 70 साल और भारत को लगेंगे अभी 75 साल, जो कि इंडोनेशिया से भी 5 साल अधिक है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में पिछले 50 वर्षों के अनुभव पर यह पाया गया कि जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं वे आमतौर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक अमेरिकी जीडीपी के 10% के जाल में फंस जाते हैं। ये रिपोर्ट की मुख्य बात है। साथ ही दोस्तों, यह 10% राशि 8,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। वर्ष 2023 के अंत में विश्व बैंक ने 108 देशों को मध्यम आय वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था। इनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक जीडीपी 1,136 अमेरिकी डॉलर से लेकर 13,845 अमेरिकी डॉलर के बीच थी। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के मुख्य हाइलाइटेड चीजों को हमने यहाँ पर देखा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा यानी रोकिएगा और वीडियोस में जो भी मतलब न्यूज़पेपर में जो भी बातें लिखी गई हैं, मुख्य बातें तो मैंने डिस्कस की, कुछ अन्य बातें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात मैं और डिस्कस कर दूं। जैसे दुनिया में इस रिपोर्ट की बात की गई कि इस दुनिया में हर एक 3 में से 2 लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों के लिए आगे की राह में कई चुनौतियां हैं। इसीलिए हमने स्पेशली थंबनेल में लगाया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो भारत सरकार का वर्तमान सरकार का लक्ष्य है, उसमें अभी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बाकी हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें तेजी से इस रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया, तेजी से उम्र दराज होती जनसंख्या, जो कि भारत की भी जनसंख्या उम्र दराज हो रही है, बढ़ता कर्ज, तेज भू राजनीतिक परिवर्तन, व्यापार गतिरोध और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक प्रगति मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये जो है बाधाएं हैं जो कि भारत को या किसी अन्य विकसित विकासशील देश को विकसित बनने में मुख्य रूप से मौजूद है। इन चुनौतियों के बावजूद दोस्तों, मध्यम आय वाले कई देश अभी भी पिछली सदी के रणनीति पर चल रहे हैं और मुख्य रूप से निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतियों पर निर्भर हैं। यह कार को पहले गियर में रखकर उसे तेज चलाने जैसी कोशिश है, जो कि एक उदाहरण दिया गया है। अगर आप कार को पहले गियर में रख के तेजी से चलाएंगे तो एक्सीलेटर आप जितना तेजी से प्रेस करेंगे, कार के डैमेज होने का चांस उतना तेजी से बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों, विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदरमीत गिल ने कहा कि अगर ये देश पुरानी रणनीति पर ही टिके रहते हैं तो इनमें से ज्यादातर विकासशील देश इसी सदी के मध्य तक समृद्ध समाज बनने की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा गया कि पुरानी नीतियों को त्याग करके कुछ नई और इनोवेटिव पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा विकासशील देशों को, तभी वो विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ पाएंगे। तो हमें मुख्य तौर पे अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखना है कि 2047 तक यदि हमें विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है तो हमें अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की भी कटिंग आपके लिए हमने लगा रखी है। सेम बातें इसमें भी दोहराई गई हैं जो कि हमने पिछले न्यूज़पेपर की कटिंग में डिस्कस किया। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, आसान नहीं है 2047 तक विकसित भारत
बनने की राह, तो विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 तक रखा गया है, उसी के संबंध में ये बात की गई है। विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है जिसमें वो सभी बातें, वो सभी ऑब्स्टिकल डिस्कस किए गए हैं जो हमने अभी जो है दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर डिस्कस किया, यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को एक बार और पढ़ जाइएगा, जिससे चीजें आपकी इस संबंध में पुख्ता हो जाए। तो अब आइए चलते हैं, हम आपसे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की पूरी कार्यप्रणाली, संरचना, कब से स्थापना हुई, कौन कौन सी वो रिपोर्ट जारी करता है, क्या क्या इसके काम है, उन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, जिससे आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में जो भी भ्रांतियां अभी तक हों आपके मन में, वो सभी दूर हो जाएं, आपको एक अच्छा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में कंटेंट मिल जाए। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बारे में आइए हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक बिल्डिंग है जिसमें पूरी दुनिया का नक्शा ये इंडिकेट करता है कि वर्ल्ड बैंक का नाम से ही विदित है, ये पूरी दुनिया का बैंक है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों और आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना, किनको, विकासशील और गरीब देशों को। दोस्तों, इस की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और इसकी स्थापना और किस सम्मेलन के दौरान, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई, ये चीज आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड बैंक को कोई एक बैंक नहीं, कोई एक संस्था नहीं, वर्ल्ड बैंक 5 मुख्य संस्थाओं को मिला करके बनती है। तो ये 5 मुख्य संस्थाएं कौन है, देख लीजिए। पहली है IBRD, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। यह जो है दोस्तों, मध्यम आय वाले देशों और क्रेडिट योग्य गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA। यह उन गरीब देशों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो। तो ये विश्व बैंक की 5 संस्थाओं में से 2 आपने देख लिया। चलिए आइए तीसरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड बैंक को ये 5 संस्थाएं जो मिलाकर के बनाती हैं, उनमें एक और महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम दोस्तों, यह निजी क्षेत्र के विकास के लिए निवेश, सलाह और संपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, विकासशील देशों में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन करना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य कार्य है, और ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट चौथी संस्था है मीगा, जिसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। यह दोस्तों विकासशील देशों में निवेश के लिए रणनीतिक जोखिम, बीमा और क्रेडिट वृद्धि प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, जो कि निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही राष्ट्रीयकरण और युद्ध और मुद्रा में परिवर्तन लेकर के आती है। और 5वीं और अंतिम संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान केंद्र यानी कि ICSID। यह दोस्तों निवेशकों और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए मध्यस्थता और सुलह सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है कि विकासशील देशों में स्थिर और अनुकूल निवेश माहौल बनाना अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान केंद्र का काम है। तो इन 5 संस्थाओं से मिलकर बनती है वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, इन 5 संस्थाओं के बाद आइए अब विश्व बैंक की थोड़ी संरचना समझ लेते हैं। तो संरचना में पहले होते हैं गवर्नर्स बोर्ड। गवर्नर्स बोर्ड क्या होता है कि इसमें प्रत्येक सदस्य देश के वित्त मंत्री या सेंट्रल बैंक के गवर्नर इस बोर्ड के सदस्य होते हैं और वे विश्व बैंक की नीतियों और कार्यों की देखरेख करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक सदस्य देश का वित्त मंत्री या फिर सेंट्रल बैंक का गवर्नर इस जो गवर्नर बोर्ड है वर्ल्ड बैंक का, उसका सदस्य होता है। तो भारत का भी जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं या फिर वित्त मंत्री इस जो वर्ल्ड बैंक की गवर्नर बोर्ड है उसके सदस्य होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, यदि भारत वर्ल्ड बैंक का सदस्य है तो विश्व बैंक का सदस्य भारत तो है ही है, तो इसलिए भारत के वित्त मंत्री या भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होंगे वो क्या होंगे, इस विश्व बैंक के गवर्नर बोर्ड के सदस्य होंगे। ठीक है, समझ आया। अब इसकी दूसरी बॉडी है कार्यकारी निदेशक बोर्ड। इसमें क्या है, 25 सदस्य होते हैं जिनमें से कुछ चुने हुए होते हैं, कुछ नियुक्त किए जाते हैं। ये विश्व बैंक की दैनिक नीतियों और कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान करते हैं। और विश्व बैंक का एक होता है अध्यक्ष, ठीक है,
विश्व बैंक का अध्यक्ष निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और यह बैंक के समग्र संचालन का नेतृत्व करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में 189 कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्रीज हैं और वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए भी ध्यान रखना है, किसी भी देश को सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सदस्य बनना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वह विश्व बैंक का सदस्य बन सकता है। तो आई होप आपको वर्ल्ड बैंक की संरचना अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए हम आपसे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में। की कार्यप्रणाली की बात करें तो ये क्या क्या काम करती है ये देख लीजिएगा। तो वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान देती है, तकनीकी सहायता प्रदान करती है, परियोजनाओं के लिए डिजाइन और कार्यान्वयन में मदद कर देती है, नीतिगत सुधार के लिए कार्य करती है, तो आर्थिक सुधार और समायोजन के लिए देशों को सलाह देती है, ठीक है। जैसे भारत को 1991 में एलपीजी रिफॉर्म करने की सलाह वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई। शोध और विश्लेषण काम करती है, जैसे वित्तीय विभिन्न आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर शोध करना और वैश्विक तथा क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोणों पर रिपोर्ट भी तैयार करती है वर्ल्ड बैंक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड बैंक की कार्यप्रणाली यानी कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अंत में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित होने वाली कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इनकी अधिक होती है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में तो कौन सी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है ये जरूर आता है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी सभी रिपोर्टों को देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी जारी की जाती है। तीसरी रिपोर्ट है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट भी जारी की जाती है। और चौथी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। एंड नेक्स्ट पांचवी ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही दोस्तों वर्ल्ड बैंक द्वारा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट और रिमिटेंस रिपोर्ट भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जो है बात की और साथ ही विश्व विकास रिपोर्ट मिडिल इनकम जो जारी की गई विश्व बैंक द्वारा उस पर भी हमने विस्तार पूर्वक आपसे बात कर ली इस वीडियो के अंदर। यदि ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। यदि आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर ऐसे ही जागरूक दर्शक हैं तो आपके लिए इस चैनल पर हमेशा बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसलिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।